हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIC 112 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। भारत का इतिहास, ठीक है। और ये आपका 7वां पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं जो मैं आज कराऊंगा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑब्वियसली आप इग्नू ग्रेजुएशन करने के लिए ही कर रहे हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ये दिसंबर 2024 वाले जो क्वेश्चन पेपर है उससे उठाए हैं मैंने। आपको मैं प्रूफ के लिए एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, दिसंबर 2024 का। इसको मैंने यूज़ किया है अपने आपके क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैंने यहाँ से उठाए हैं कुछ, जिसके हम बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले मराठा प्रशासनिक संरचना का विश्लेषण कीजिए। तो मराठा प्रशासनिक संरचना यानी कि जो मराठा है उनकी प्रशासनिक संरचना जो है वो कैसी थी, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, शिवाजी के टाइम पे जो छत्रपति शिवाजी थे उनके समय जो व्यवस्था थी किसकी, अभी हमने पढ़ा प्रशासनिक व्यवस्था, जो संरचना है जैसे प्रशासन कैसे चलाते हैं लोक प्रशासन, या जो बेसिकली राज्य को संभालना है वो कैसे होता है। तो उनके समय में सबसे पहली चीज़ क्या थी कि 8 मंत्रियों की परिषद बनाई गई थी उनके द्वारा। एक होते थे पेशवा, यानी कि वो प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्य प्रधान जिसको बोलते हैं। और दूसरा होता है अमात्य, यानी कि जो वित्त मंत्री है वो बनाए गए थे। तीसरी सचिव, यानी कि जो सचिव होते हैं, सचिव सचिव बोलते हैं ऑब्वियसली। तीसरा मंत्री, यानी कि जो आंतरिक मामले के लिए होता है। और एक होता है सेनापति, सेना का जो मुख्य होता है उसको सेनापति बोलते हैं। सुमंत जो है वो विदेशी मंत्री होते हैं, सुमंत, ठीक है, विदेशी मंत्री भी थे और आंतरिक मंत्री भी थे और नॉर्मल प्रधानमंत्री भी थे। न्यायाधीश होता है एक, यानी कि जो न्याय करता है। और तीसरा लास्ट का 8वां है पंडित राव, यानी कि उच्च पुजारी जो है उसको पंडित राव बोलते थे। वो पंडित राव इसकी काम करना है आपको। तो उच्च पुजारी भी थे, मतलब 8 कैटेगरीज में छत्रपति शिवाजी ने उनको डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। अपनी जो एक तरीके से लोक प्रशासन था वो कुछ इस तरीके से था उनका। जैसे आज हम देखते हैं ना, लोक प्रशासन में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, नौकरशाह होते हैं, IAS IPS होते हैं, न्यायाधीश न्यायालय होते हैं, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे आपको मिलते हैं। प्रेसिडेंट भी होते हैं और गवर्नर भी होते हैं, सारे लोग होते हैं। तो ये एक तरीके से आज आज की चीज़ है, लेकिन उस समय ये इस प्रकार की चीज़ें थी, ठीक है। सेना का जो सेनापति होता है उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, हमें पता है। तो वो ऐसा जो है उस समय भी था, आज भी है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत चीज़ें बदल गई है वही। प्रांतीय प्रशासन जो है उसमें क्या है, पाटिल जो है वो गांव की मुखिया को बोलते हैं। मतलब प्रांतीय मतलब जो नॉर्मल जो निचले स्तर से जो शुरू होता है काम करना उसको बोलते हैं गांव के स्तर से, यानी कि गांव का जो मुखिया होता है उसको पाटिल बोलते हैं। और गांव का जो लेखाकार होता है उसको बोलते हैं कुलकर्णी, ठीक है। और देशमुख को आप मत याद रखना, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका कोई मतलब बनता नहीं था, अभी मैंने उसे गलती से लिख दिया था। उसके अलावा राजस्व प्रशासन में जो है, अगर राजस्व की बात करें, टैक्स वसूली की बात की जाए तो रेत वाली प्रणाली थी, जिसमें किसानों को डायरेक्ट जो है वसूली जो है किसानों का डायरेक्ट राजाओं से संपर्क था, उनको डायरेक्ट उसको पे करना होता था, ठीक है। बीच में कोई दलाल नहीं था जैसे पहले जमींदार होते थे, ऐसा नहीं है। रेतवाड़ी में डायरेक्ट जो है किसान और सरकार की बात होती है। भूमि को मापने वाली तकनीक इन्होंने विकसित की हुई थी, छड़ बोलते थे उसको। एक और शब्द है उसको मैं लिख नहीं पाया, जगह नहीं थी यहाँ पे। उपज का 2/5 या यानी कि 40% जो भाग है वो जो है किसानों को देना होता था, 40%। और चौथ वसूल करता था। चौथ मतलब एक प्रकार का कर होता है, 25% वसूली होती है इसकी, मतलब इनकम की 25% एक तरीके से। इसमें क्या होता है जो ये जो छत्रपति शिवाजी थे, ठीक है, मराठा जो थे, इनसे बचने के लिए ये जो चौथ था वो वसूली करते थे ये लोग, ठीक है। अपने आसपास के जो राज्य थे जिन पे कब्जा नहीं भी था उनको, ताकि ये आक्रमण ना करें उनके ऊपर, इसलिए ये उनसे टैक्स वसूली करते थे 25% का, ठीक है। ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, बेसिकली किसी और के क्षेत्र में आता होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये अपने क्षेत्र से बाहर जाके उन लोगों से जो है वसूली करते थे, ताकि उन पे ये लोग अटैक ना करें। बस एक तरीके से प्रोटेक्शन मनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, गुंडा वाली भाषा में उस प्रकार की चीजें इस्तेमाल होती थी। किसानों को ऋण देना जो है, जैसे कि कभी आपदा आ गई कोई, तो वो शुरू किया इन लोगों ने। उससे पहले शायद किसी ने ऋण नहीं दिया हो किसानों को, तो ये पहली चीज थी जो इन्होंने की थी। और सैन्य प्रशासन,
की बात की जाए तो सभी प्रकार की सेना थी। पैदल भी है, घुड़सवार भी है, तोपखाना भी था इनके पास और हाथी वाली सेना भी थी। ठीक है? और मजबूत पेशेवर सेना थी, मतलब पेशेवर सेना का मतलब होता है जो कि हमेशा रहती है, मतलब स्थायी सेना जिसको बोलते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि युद्ध हो गया तो मंगा लिया सेना को, अगर युद्ध नहीं है तो जरूरत नहीं है तो कम सेना रखी है, ऐसा नहीं था। मतलब एक प्रॉपर सेना थी पूरी, भरपूर सेना जिसको आप बोल सकते हैं। और सेना को जो है नगद सैलरी देते थे ये लोग, मतलब पैसे में उनको पैसा दे के सैलरी जो है इस तरीके से होती थी। और गुरिल्ला युद्ध जो है उसको इन्होंने शुरू किया होगा, तो ये उसका लिखा हुआ है, पता नहीं शुरू किया था या जो है मतलब उसका बीड़ा उठाया था, इस प्रकार से शब्द लिखा हुआ था, तो आप लिख सकते हो वो वाला कि बीड़ा उठाया था गुरिल्ला युद्ध का। इससे पहले शायद किसी और ने गुरिल्ला युद्ध नहीं किया था। न्याय व्यवस्था यानी कि सरल थी बहुत, इजी न्याय व्यवस्था थी। पंचायतों के द्वारा न्याय प्राप्त होता था। पंचायत जो है, जो बुजुर्ग होते हैं ना गांव के, वो लोग न्याय करते थे। और न्याय जो है वो रीति रिवाजों से किए जाते थे। ठीक है, मतलब धार्मिक रूप से, जैसे कि कोई शूद्र के साथ, और शूद्र का और ब्राह्मण का कोई भेदभाव, मतलब कुछ ऐसी बातचीत हो गई है, तो रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग जो शूद्र है वो गुनहगार होगा। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार का मैं कह सकता हूँ कि उस समय भी थोड़ा बहुत जो है भेदभाव हल्का सा आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो उन्होंने कोशिश तो की हटाने की, पर नहीं हुआ उस टाइम भी। ठीक है, पेशवा के अधीन जो है कैसा था, तो व्यवस्था जो थी पेशवा, अभी हमने शिवाजी छत्रपति जी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पेशवा के बारे में। जहांगीर प्रणाली फिर से प्रारंभ की गई, जिसमें सेना को नगद की बजाय जागीर दिया दिया। हाँ, जो जागीर व्यवस्था है ये क्या होता है, सेना को ना जैसे कि हायर करते हैं, तो मैंने बताया था पीछे शिवाजी के टाइम पे, छत्रपति के टाइम पे उनको जो है सैलरी जो है वो नगद दी जाती थी, पैसे मतलब जो होता है। लेकिन जब पेशवा आए तो उस समय फिर दोबारा से जो है जहांगीर व्यवस्था शुरू कर दी गई। जहांगीर में क्या होता है, उसको जमीन दी जाती है कुछ। ठीक है, मतलब कि उनकी सैलरी इकट्ठी होती जा रही है, 1-2 साल हो गए उनको, फिर उसके बाद जाके एक जागीर दे दी कि तुम्हारी है, तुम इसको रखोगे, या जाकर के रूप में कुछ और दे दिया, सोना दे दिया, ऐसा कुछ जो है, पैसे ना देके और चीज़ों को देना, इसको बोलते जागीर। ठीक है, जागीर में बेसिकली जमीन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राजस्व में चौथ जो है, और जो स्वदेशमुखी कर जो है, उन दोनों को मैंने बताया था आपको, वो ले आता था। सेना में सीमांत किसान थे और भाड़े के सैनिक, मतलब मैंने आपको बताया ना कि जो पेशवा थे, ये जो पेशवा है, इन्होंने जो है भाड़े के सैनिक रखे थे कि भाई जब युद्ध होगा जब हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम क्यों खर्चा करें खामा का। तो ये है। और आपको पता है ना, इनके समय में अंग्रेज लोग आ गए थे, तो उन्होंने बहुत परेशान भी किया था। ठीक है, इन लोगों को, तो इसीलिए भी जो है इनका खर्चा कम करने के लिए इन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा। उसके अलावा मुगल काल में वास्तुकला के विकास की चर्चा कीजिए। तो मुगल काल में जो वास्तुकला है उसके बारे में पूछ रहा है। वास्तुकला मतलब आपको पता होना चाहिए, वास्तुकला का मतलब होता है वास्तु, जिसको हम बोलते हैं ना कि घर बनता है तो वास्तु को ध्यान रखना चाहिए, तो उसी को वास्तु बोलते हैं, घर बनाने को। घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, या कोई भी इमारत खड़ी करना, उसको वास्तुकला बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल, सबसे पहली जो शुरुआत हुई वो बाबर ने और हुमायूं ने की, क्योंकि यही शुरुआत के जो लोग हैं, इन्होंने अटैक किया था भारत पे, और ये लोग शुरुआत इन्होंने मुगल काल की थी इंडिया में। तो बाबर की बात की जाए तो एक कुशल निर्माणकर्ता के रूप में आप देख देख पाएंगे इनको। और एग्जाम्पल के लिए काबुल बाग यानी कि पानीपत में इन्होंने काबुल बाग नाम से एक किला बनवाया था। जामा मस्जिद बनवाई इन्होंने संभल में। ठीक है, और हुमायूं की बात की जाए तो दिल्ली में हुमायूं हुमायूं का मकबरा 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 ठीक है। भारत में धौरी गुम्बद का पहला प्रयोग किया गया। ठीक है, गुम्बद टाइप का जो आप देखते हैं ना, गुम्बद मतलब इस तरीके से जो गुम्बद होता है ना, इसको गुम्बद बोलते हैं। इस प्रकार के जो मकबरे आप देखते हो ना, वो इन्होंने बनवाए थे हुमायूं ने। और एक भव्य पैमाने और जटिल ज्यामितीय पैटर्न का इस्तेमाल किया। मतलब आप कह सकते हो कि ज्यामितीय पैटर्न जो है, जिसमें सब प्रकार के आकार होते हैं ना, त्रिकोण ये वाले भी आकार होते हैं, और ये वाले भी आकार होते हैं। ठीक है, और गोल आकार भी होते हैं। तो ये ज्यामितीय आकार है जिसमें कि हर प्रकार की जो आकार की टेक्निक है, जो आप नेचुरल में देखते हो ना, चांद का जो शेप है, और जो बाकी की चीजें हैं उनका जो शेप है, उसको देख के जो है इन्होंने इस तरीके की चीजें बनाई होगी। ठीक है, उसका इस्तेमाल किया।
उसके अलावा अकबर की बात की जाए तो लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है इनके टाइम पे, ठीक है? लाल बलुआ पत्थर का, और व्यावहारिकता और जो ताकत पर जो है जोर दिया गया है, यानी कि जो बिल्डिंग जो बनाई इन्होंने, जो संरचना बनवाई इन्होंने, उसपे जो पावर है और जो व्यवहारिकता है कि ये लगनी चाहिए कि ये व्यवहार है, मतलब ये हो इतनी बिल्डिंग ऐसी होती है, ठीक है? मतलब इस तरीके से कि भई पावरफुल होनी चाहिए, जल्दी से गिरे ना, इस प्रकार से मतलब ताकत पर जोर दिया उसकी। संरचना की बात की जाए तो आगरा का किला बनाया इन्होंने, ठीक है? फतेहपुर सीकरी में जो है जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, दीवारें, खास, पंचमहल और जोधाबाई महल, ये सारे इनके बनाए हुए हैं अकबर के। अकबर ने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। और सिकंदरा आगरा के पास एक जगह है, वहाँ पे भी जो है उन्होंने एक किला बनवाया है, ठीक है? तो इन्होंने मतलब इनकी बहुत सारी प्रतिमा मिलेंगी आपको, ज़्यादातर आपको अकबर की ज़्यादा सुनने को मिलती है ना बार-बार कि अकबर का है, ये अकबर का है। हुमायूँ की और अकबर की आपको मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके अलावा जहांगीर की बात की जाए तो सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल इन्होंने किया है, ठीक है? संगमरमर का जो है, और उद्यानों का विकास, अ, इत्मा दुछोला का मकबरा, यानी कि आगरा में एक जगह है, वहाँ पे ये मकबरा आपको मिलेगा। और शाहजहाँ की बात करें तो सफ़ेद संगमरमर यूज़ किया गया था। सफ़ेद संगमरमर जो वही सेम जो उसने जहांगीर ने यूज़ किया था। पूर्ण समरूपता और संतुलन पर जोर दिया गया है, और कोनों पर पतली पे मीनारें बनाई गई हैं। कोनों पर मीनारें मतलब जैसे कि ये आपने ताजमहल देखा होगा, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ बस। ये जो कोना है ना, ये इस तरीके से इसमें एक आपने ये बना दिया, ठीक है, मीनार, ताकि जो है निगरानी कर सके, ताकि अगर राजा अंदर है तो निगरानी करने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा है आक्रमण करता। शाहजहाँ स्तंभ बनाया इन्होंने और स्वर्ण उद्यान बनाया, ठीक है? संरचना की बात करें तो ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद ये भी है दिल्ली में। दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास का मतलब तो आपको पता ही होगा ना। दीवाने आम मतलब जहाँ पे सभी लोग जो राजा है उनसे मिल सकते हैं, लेकिन दीवाने खास में जो खास लोग हैं ना राजा के, वो ही उनसे मिल सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा औरंगज़ेब और उसके बाद वाले की बात की जाए तो धार्मिक इमारतों पर जोर दिया है उन्होंने बहुत ज़्यादा। जो औरंगज़ेब है, मतलब मस्जिद वगैरह जो है उन पे ज़्यादा ध्यान दिया है। शुद्ध संगमरमर का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही महँगी होती है, शुद्ध संगमरमर। मतलब बहुत खर्चा किया है जो चीज़ बनवाई है। और बादशाही मस्जिद पाकिस्तान में आपको मिलेगी, जो भी पाकिस्तान में है। बीबी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में है, और मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली में है, ठीक है? और मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया है तो सॉरी, क्योंकि मुझे इतनी उर्दू आती नहीं है, सॉरी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, मुगल दरबार में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो मुगल के दरबारों में जो महिलाएँ थी, उनकी भूमिकाएँ भी आपको अच्छी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि उनकी दरबार में जो महिलाएँ थी, उनका बहुत बुरा हाल था। अपने अभी मैं दिखाऊँगा आपको, आपको लगेगा कि हाँ, कुछ हद तक जो है महिलाओं का भी कुछ योगदान था उनकी सत्ता में। सबसे पहले संरक्षण के रूप में आपको मिलेंगी महिलाएँ, ठीक है? पत्नी या माँ जो थी, वो राज्य का संरक्षक भी करती थी, ठीक है? बचाव भी करती थी, बात-बात पे राय देना कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, ऐसा कर सकते हो आप। मतलब उसकी माँ भी हो सकती है, उसकी पत्नी भी हो सकती है। उसके अलावा वो उसको कोई और जो है राजा को परमिशन नहीं दे सकता, या मतलब सजेशन नहीं दे सकता था, क्योंकि वो राजा है, गर्दन काट देगा। कला और फैशन की संरक्षक जो थी वो महिला थी, ठीक है? फैशन मतलब साड़ी वगैरह जो पहनना या जो भी वो पहनती होंगी सूट वगैरह, तो फैशन का इस्तेमाल किया उन्होंने उन्होंने और उसको संरक्षण भी किया, बचा के रखा अपने साथ में। और सलाहकार के रूप में आपको मिलेंगी महिलाएँ, सलाह भी देती थी, मैंने आपको बताया था अभी, कि जो मुमताज़ शाहजहाँ की पत्नी थी, वो उनको जो है सलाह दे रही थी अपनी बार में, मतलब किसी-किसी कंडीशन में जैसे फँस गए हैं वो, तो शाहजहाँ तो उसको सलाह देना उनको, ये भी था। आपने देखी होगी शायद वो, शाहजहाँ मूवी भी आई हुई है। बुद्धिमत्ता, साहसी और राजनीतिक कुशलता आपको मिलेंगी महिलाओं में। वहाँ की उनकी महिलाएँ जो है उनको एजुकेशन लेने का भी अधिकार था, वो एजुकेशन भी लेती थी। मैंने ये लिखना भूल गया यहाँ पे। पर वो बस भूमिका में नहीं आएगा, वो तो आपको मतलब पावर एम्पावरमेंट में आएगा, लेकिन एजुकेशन भी लेती थी वो, मैं आपको बता रहा हूँ बस जानकारी के लिए। युद्ध में भागीदारी जो है, उसकी बात की जाए तो उनकी होती थी। मतलब डायरेक्टली नहीं कि भाई वो जाके युद्ध लड़ रही है, पर हाँ, इनडायरेक्टली उनका युद्ध में योगदान होता था, ठीक है? उसके अलावा कुछ महिलाएँ जो है वो कवियत्री भी थी, जैसे कि औरंगज़ेब जो है उसकी बेटी कवियत्री थी एक, तो आपको दिख रहा है कि कुछ योगदान था उनका भी, ठीक है, उनके काल में।
और जो मुखिया है उसके रूप में भी आप महिलाओं को देखेंगे। जो शाहजहाँ की बेटी है, जहाँआरा, ठीक है? वो मुखिया के रूप में आपको मिलती हैं। तो ये आप थोड़ा जो है मुश्किल है, आप इसको याद रख लेना। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा जो है सही तरीके से, ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको याद रख सकें, ठीक है? ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं मिल पाया मुझे, मैंने कोशिश की ढूँढने की, लेकिन मुझे कुछ इससे एक्स्ट्रा नहीं मिला। बाकी आप बाद में लिखेंगे कि नहीं फिर भी जो है, और जैसे कि खानदानी महिलाएँ हैं उनको तो है अधिकार, लेकिन बाकियों का क्या? उनका क्या होगा? तो उनको अधिकार नहीं था। बस यही महिलाएँ थी जिनको अधिकार था कुछ भी काम करने का, ठीक है? बाकी जो नॉर्मल प्रजा की जो बेटियाँ होती हैं, बेटी-बहू होती है, उनको ऐसा अधिकार नहीं था, ठीक है? वैसे बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। टेक केयर।